अब्बू आप समझने की कोशिश करें, हमारी शादियों की उम्र निकल गई है और आपको अंदाज़ा है जब तक आप जिंदा हैं ना तब तक ये घर हमारा है। आपके मरने के बाद कोई हमें पूछेगा भी नहीं। और मुझे तो लगता है कि आप भी यही चाहते हैं कि हम आपकी बहुओं की गुलामी करते रहें, उनके बच्चों को पालें। और आपके बेटे वो तो एक नंबर के निखट्टू, आप भी यही चाहते हैं कि हम आपके बेटों की गुलामी करें। मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि ये मकान आप हम दोनों के नाम कर दें। कैसी बातें कह रही हैं आप ही? क्या अपने घर में कोई गुलामी करता है? कैसे गलत ख्याल आता है तुम्हारे अपने भाइयों के बारे में? किस मास की लड़की हो तुम? दोनों भाई बहुत मोहब्बत करते हैं तुम दोनों से। मोहब्बत तो आपका चहीता बेटा एहसन सिर्फ अपनी बीवी से करता है, और आपका छोटा बेटा उसामा जो आपका लफ्ते जिगर चहीता है वो तो साल में सिर्फ 2 दफा त्योहारों में आता है। आप तो बस दुआ किया करें कि त्योहार हर महीने आए ताकि आपका बेटा आपको अपनी शक्ल दिखा दे। और रही बात इनकी बीमारी से, तो मुझे ये बताएं आपकी बीमारी में आपको पूछता कौन है? आए दिन तो आप बीमार होते हैं, कभी अपना दिल लेके बैठ जाते हैं, कभी आपको कुछ हो जाता है। आपको अंदाजा है कि वो सब कौन करता है? देखो तुम एहसन के साथ ज्यादती कर रही हो, बहुत बदतमीजियां कर रही हो तुम। और एहसन जो है उसने ये जो कुछ हासिल किया वो अपनी मेहनत से किया है। और तुम्हारी माँ का जो जेवर था ना वो भी उसने अपनी शादी के टाइम पर नहीं लिया, समझी तुम? और हर महीने मुझे कहता है कि अब्बू मुझसे पैसे ले लिया करो। अरे वो तो मैं ही हूँ जो उनको मना कर देता हूँ। मैं तुमसे क्या पैसे मांगता हूँ? सारे बिल में अदा करता हूँ, सामान मैं लेकर आता हूँ, घर का सारी चीजें मैं लेकर आता हूँ, और तुम मुझे पे इल्जाम दे रही हो। अरे भाई उसामा कैसे हो? इस्लामाबाद में तो काफी सर्दी पड़ गई है। ये बताओ कि लाहौर का मौसम कैसा है? भाई यहाँ पे भी यही हाल है। आप सुनाएं, भाभी कैसी हैं और वो कब आ रही हैं? अरे भाई साइमा का दिल तो अमेरिका में ही लगता है। बहन भाई जो वहाँ पर है, अभी तक तो वापसी का कोई इरादा नहीं है। अच्छा मैं सोच रहा था कि अब्बू, रिदा और दुआ तीनों को यहीं बुला लो। पूरा घर तो खाली पड़ा है यार तुम्हारे साथ। भाईजान वो तो ठीक है, मगर दुआ आपकी और रिदा की जॉब का क्या होगा? जॉब्स स्कूल की जॉब्स है, यहाँ पर भी कर लेंगे। और कराची वाला मकान? मकान वो हम बेच देंगे, 500 गज का है, 4-5 करोड़ तो मिल जाएंगे। भाईजान आप जानते हैं अब्बू अपनी जिंदगी में ये मकान कभी नहीं बेचेंगे। अरे तो हम कौन सा हिस्सा मांग रहे हैं? रकम बैंक में जमा करवा देंगे और महाना मुनाफा लेते रहेंगे। और खुदा ना ख्वास्ता अगर अब्बू को कुछ हुआ भी तो उसके बाद देखा जाएगा। तू तुम्हारा थप्पड़ घुमाकर बेटियों इसलिए बच गई हो। यार ये काम अगर ऐसा तो उसामा करते ना तो पिट चुका हो अब तक मुझसे वो। आपने हमेशा अपने बेटे और बेटियों में फर्क रखा है। अरे आप तो हमें पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, अम्मी का भला हो जो उन्होंने हमें तालीम दिलवाई। आप भी क्या कहे जा रही हैं आप? तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे बात करने दो संगदिल इंसान से। कर दें ये मकान हमारे नाम, और वैसे भी हमारी शादी तो होगी नहीं। हमारे मरने के बाद ये मकान आपके पोता पोती के पास जाएगा, और आपके बेटों के लिए तो मुनाफे का सौदा है। कबूतर बेचे जोड़ के वापस आ जाएंगे। ठीक है, करता हूँ मैं उन दोनों से बात। ऑफिसों के चक्कर भी भाई बड़ा मसला। एक तो गर्मी है, ऊपर से ये लंबी कतारें, और मेरी तो कमर टूट गई, सर में टी से उठ रही है बेटा। अच्छा हुआ चलो, सारे दिन की खज्जल ख्वारी के बाद ये मकान तुम दोनों के नाम हो गया, इसे संभाल कर रखना। अच्छा हुआ ना अब्बा, एक ही चक्कर में सारे काम निपट गए। हाँ अब आप ये फाइल मुझे दे दें, मैं संभाल के रख लेती हूँ। हाँ बेटा लो, एहतियात से रखना। अब वो आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ, थक गए हो। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है, बड़ी खुश नज़ारी। आप ही खाला आई हैं? खबर इतनी खुशी की है। अच्छा अच्छा, आए आए। शाहिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी दुआ के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। माशाल्लाह। कौन लोग हैं भाई, क्या काम करते हैं वो? बहुत अच्छे पढ़े लिखे खानदानी लोग हैं, लड़का बैंक में मुलाजिम है, सारे बहन भाइयों की शादी हो गई है, अपनी माँ के साथ अकेला रहता है।
उनकी तरफ से तो आप पक्का ही समझिए। मैंने दुआ की इतनी तारीफें की हैं, MBA कर रही है, सुगर है, पढ़ी लिखी है। हाँ, तो मेरी बहन है ही तारीफ की काबिल। आपने उन्हें बताया कि आप ही MPhil भी कर रही हैं। हाँ, मैंने बहुत तारीफें की हैं दुआ की, इसीलिए तो उनकी तरफ से हाँ समझिए कल वो लोग मिठाई लेकर आ रहे हैं, लेकिन बस उनकी एक शर्त है। शर्त कैसी? बस हमारी एक ही शर्त है कि शादी जल्द अज जल्द हो जाए, और यूं भी ये महीना बाबरकत है, इसी में रुखसती भी दे दें। देखिए बहन, ये कैसे मुमकिन है? अभी हमें इस्तिखारा भी करवाना है, कुछ सोच विचार भी करना है, कुछ तो वक्त दें ना आप। भाई साहब, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। कैंसर की आखिरी स्टेज पर हूँ, बस दुनिया में चंद दिनों की मेहमान हूँ। सब बच्चों की शादी कर दी है, बस एक ही ख्वाहिश है कि फ़हीम की भी शादी करके इसका भी घर बसा दूँ अपनी ही ज़िंदगी में। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर क्या सोचा भाई साहब आपने? देखिए, अब इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है, मुझे अपने बेटों से तो मशवरा करने दें कम से कम। देखिए अंकल, ये तो बड़ों के फैसले करने के होते हैं, आपके सामने ही अम्मी की हालत है। हाँ, तो आप यूँ करें ना, अपने दोनों लड़कों को बुलवा लें, फिर उसके बाद कोई निकाह कर लेंगे, उसके बाद कोई रुखसती की डेट फिक्स कर लेंगे। फिर देखिए, अगर मैं तन्हा कोई फैसला कर भी लूँ और हाँ कर दूँ, तो भी रुखसती इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सारे इंतजाम करने होते हैं, आपको तो पता है। इतनी जल्दी? ये शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड्डी का खेल है क्या? खाना, हॉल, जहेज, 10 तरह के मसाइल होते हैं, पूरे इंतजामात करने पड़ते हैं। और वैसे भी साइमा का अभी अमेरिका से फौरी आना मुमकिन नहीं है। भाई, ये बात मैंने उनको समझाई थी, वो समझने को तैयार ही नहीं। वैसे आप ही की शादी तो बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी। भाई की हैसियत से मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं भी अब्बू का हाथ बटाना चाहता हूँ, मगर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जानती हूँ, पर क्या करें, आप ही ने तो जिद लगाई हुई है। अरे वो तो अब्बू पे ऐसे चीख रही थी, मुझे लग रहा था कि जैसे फ़हीम भाई को वो पहले से जानती हैं। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या कह रही हो पता भी है तुम्हें? हाँ है, और बिल्कुल सोच समझ के कह रही हूँ। मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगा। और तो और अब्बू को पहले ही धमकी दे चुकी है कि मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। मुझे डर है कि वो कहीं घर छोड़ के वाकई में ना चले जाएं। और देखो, मैं तुमसे तो ये बात कर सकती हूँ, लेकिन एहसन भाई से मैं ये बात कर भी नहीं सकती। देखो बेटा, मैंने रुखसती का मामला तो टाल दिया है, लेकिन वो निकाह पर मस्जिद है। तुम ऐसा करो कि छुट्टी लेकर यहाँ पर आ जाओ, ताकि हम कुछ तैयारियाँ कर लें। और फिर वैसे भी देखो, तुम बुआ की उम्र तो निकलती जा रही है, ये रिश्ता अच्छा है। देखो बेटा, बेहतर होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इनको ब्याह दूँ, ताकि सुकून से मर तो सकूँ। ठीक है अबू, मैं छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ, जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है? चलें भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह से। भाई आपको भी मुबारक हो बहन, आखिर बेटे की शादी है। आप रुखसती कब देंगे? अब बल्कि मैं तो ये कहती हूँ आज ही रुखसत कर दें। देखिए, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस काम के लिए मुझे वक्त दरकार है। ये निकाह भी मैंने आपके कहने पर किया। अब मेरे बेटे आ गए हैं, उनसे मशवरा करते हैं, रुखसती भी इंशाल्लाह आपको जल्दी देंगे, आप टेंशन ना लें। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा
क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। आप देखिए, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ये आप मायूसी की बातें ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अरे मैं तो यही चाहता था कि सारा मामला खैर वफियत से हो जाए, मगर आपने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया। अरे 1.5 माह हो गया निकाह को, कब रुखसती होगी? कब होगी? जब मेरी माँ हॉस्पिटल पहुंच जाएगी या मर जाएगी। तुम सुबह मुझे ये बताने आए हो कि 1.5 माह हो चुका है। आता हूँ मैं कल तुम्हारी वालिदा से बात करता हूँ। 1.5 माह से आप बात ही तो कर, बातें ही तो आप कर रहे हैं, और आपकी बातें सुनते सुनते मेरी माँ हॉस्पिटल पहुंच गई है। अब मैं आपसे बरास्त बात करूंगा, सिर्फ 2 दिन है आपके पास। और ये रिश्तेदारी में गुंडागर्दी नहीं चलती, समझे तुम? अरे शादी ब्याह का मामला है, इसमें जहेज तैयार करना होता है, लोगों को मदऊ करना होता है, और भी बहुत से काम होते हैं, कार्ड छपवाने होते हैं। और मेरे बेटे इस वक्त नहीं है, वो आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बस अब्बू बस, बेटे 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 सुनते सुनते ना मैं थक गई हूँ। आपके बेटे के आश्रय में रही ना तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, और इस घर में मुझे और नहीं छाड़ना। अमल, चुप रहो तुम। क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहिए? ये इसकी और मेरी जिंदगी का मामला है, और आपके बेटे बीच में ना है तो अच्छा है। और वैसे भी जितना जहेज बनना था ना बन गया, आपकी बदौलत नहीं बना। मेरी माँ बचपन से जमा करती आई है तो जहेज जमा हुआ है। और रही बात आपके बेटों की, तो मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। इस शपथ का नाजायज फायदा उठाओगी तुम? रीदा, अंदर लेकर जाओ उसको। वो एक कहीं नहीं जाएगा, यही रहेंगे। इसका शौहर हूं मैं, और चाहूं तो अभी इसका हाथ पकड़कर ले जा सकता हूँ। अरे मैं बाप हूँ इसका, और अभी रुखसती नहीं हुई, इस घर में है ये। चलें आप तो चलें। अब्बू उठे, अब्बू दुआ भी घर पे नहीं है। क्या क्या कह रही हो? हाँ, ये दुआ पी के रूम से मिला है। बड़ो क्या है इसमें? इस घर में बसने वालों को मेरे एहसासात, मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। फहीम की अम्मी चंद रोज की मेहमान है, उन्हें अजियत देने का गुनाह मैं अपने सर नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मुझे और फहीम को किसी के सहारे की ना जरूरत है ना किसी की इजाजत की। खुदा हाफिज। अब्बू 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 संभालिए खुद को। अब्बू भाई को, अब्बू यार। अरे बस बस बेटा, खुदा तुम्हें खुश रखे। अरे अब्बू दबाने दें, कभी कभी तो मौका मिलता है आपकी खिदमत का। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहता। देखो बेटा, तुम्हारी अपनी भी जिंदगियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। अब्बू, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप है। मौत के मुंह से वापस आए हैं आप, सर्जरी हुई है, इसलिए आप हमारी फिक्र करने के बजाय सिर्फ आराम करें। और हाँ, मुझे याद आया, रिजा ने रात को सालन बना दिया था, तो मैं चल के रोटियां ले आता हूँ। अरे भाई, फ्रिज में आटा रखा है, मैं बना दूंगा रोटियां। वैसे भी अकेले रह रह के सारे काम तो सीख ही लिए।
रिदा भी बहुत मेहनती है, स्कूल से आते ही सीधा किचन में घुस जाती है। ज़रा आराम नहीं करती बेचारी। बस रिदा आती होगी तो फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं। अब्बू क्या हमारे आने से पहले रिदा की यही रूटीन थी? हाँ हाँ बेटा, सारा घर का काम वही संभालती थी। अरे दुआ तो सिर्फ हुक्म चलाती थी उस पर। ओह बेटा, वो एक बात बतानी थी जो मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताई। ये मकान मैंने रिदा और दुआ के नाम कर दिया है बेटा। मैं बताना चाहता था तुमको, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए। बेटा माफ कर देना मुझे तुम। अब्बू, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आपने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा। मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज़ नहीं। क्यों उसामा? जी भाई। मैं आज बहुत खुश हूँ। आप कितने दिन बाद यहाँ बाहर आके बैठे हैं? हाँ बेटा। अब आप सही फील कर रहे? हाँ बेटा, अच्छा लग रहा है। अब्बू ये क्या तमाशा है? हमने उसे जबरदस्ती तो नहीं भेजा था ना, अपनी मर्जी से गई थी ना वो। तो फिर ये उसका शौहर मुझे इतने ये घटिया मैसेजेस मुझे क्यों भेज रहा है? सुने जरा, आप कह रहे हैं तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जहेज बचाने के लिए बेगैरती का मुजाहरा किया। तुम जैसे बेगैरत भाइयों को जीने का कोई हक नहीं। वो फहीम मुझे भी धमकी आमेज पैगाम भेज रहा है। खत कह रहा है कि तुम लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले और कंप्लेन करें। मैं आपसे कह रहा हूँ चले मेरे साथ। पुलिस? क्या हो गया? वैसे ही हमारे घर की बहुत बदनामी हो गई है। अरे अब्बू की तबीयत तो देखो, अब कोर्ट कचहरी होगी घर में। वैसे ही हम दुआपी की वजह से बहुत जलील, बहुत बेइज्जत हो चुके हैं, अब और नहीं होना। तो क्या मतलब है तुम्हारा? वो हमें धमकियां दे रहे हैं और हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे। अरे नहीं भाई, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये कि जल्दबाजी में कोई हम गलत कदम ना उठा लें, इसका सारा खमियाजा आप ही को भुगतना पड़े। वैसे भी वो बहुत परेशान है अपने घर में। अब्बू, आज तक ना जहेज के दाने मिल रहे हैं आप ही को। क्या मतलब? मिली उससे? जवाब दो ना रिदा, खामोश क्यों? नहीं अब्बू, मैं क्यों मिलूंगी उनसे? वो उनके स्कूल में जो टीचर है ना, वो बता रही थी कि वो बहुत परेशान है बेचारी। जो औरत धोखे से मकान अपने नाम करवा ले ना, वो बेचारी नहीं होती है। अब हम लोग इस बात का जिक्र ना ही करें तो बेहतर है। हाँ। और हाँ अब्बू, मुझे साइमा की कॉल आई थी, वो अमेरिका से वापस आ रही है, तो मुझे उसे लेने के लिए इस्लामाबाद जाना है। हाँ तो बेटा जाओ, लेकिन जाते जाते वो अपना जेवर लेकर जाना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी के लिए बनवाया था। अरे अब्बू, मुझे किसी जेवर की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं बेटा, मकान के मामले में मुझसे गफलत हुई है, मगर मस्जिद में कोई गफलत नहीं करना चाहता। मैं लेकर आती हूँ। बेटा अच्छे वक्तों में बनवा लिया था, अब तो तकरीबन 90 लाख का है वो। अब्बू, अब्बू, हाँ हाँ, क्या हुआ बेटा? अब्बू, सूटकेस में तो कोई ज्वेलरी बॉक्स नहीं है। नहीं है? कहाँ गया? बेटा तुमने सही नहीं देखा होगा, मैं चलकर देखता हूँ। मैंने पूरा सूटकेस उल्टा करके देखा है अब्बू, कुछ नहीं है उसमें। नहीं उसके अंदर? काम दिखा गई ना आपकी बेटी, लेके भाग गई ना जेवर भी। मैंने कहा था आपसे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, कत्ल कर दूंगा मैं उसे। अब्बू आराम करिए। सामा, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह बात कर रहे हो तुम अब्बू से? रिदा, तुम पानी लेके आओ मुझे। अरे क्या हुआ दुआ, किन सोचों में घूमे और तेरा तो मुंह भी उतरा हुआ है। कुछ नहीं फूफू, स्कूल में काम का दबाव बहुत ज़्यादा है इसलिए। बहाने ना बना, सब जानती हूँ। जिस खानदान पे मान हो और वो तन्हा छोड़ दे तो औरत टूट जाती है। कैसी बातें कर रही हैं आप हैं ना, फ़हीम है, उनका पूरा ख़ानदान, ये सब मेरा ही तो है।
अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन शहनाज के जो तूने आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कदम उठाया है ना, उसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये बातें? सामने लेकर आए उसको, गुद्दी से पकड़कर जबान निकाल के खींच लूंगी उसकी। आपको फहीम ने कुछ कहा है? अरे कह भी दिया तो क्या हुआ, मैं उसकी माँ की जगह हूँ। जानना चाहती तो सुन, तेरे जहेज न लाने की वजह से लोग ताना दे रहे हैं। और वो तो ये भी कह रहा था कि तू 1 साल पहले से उसे जानती थी, पुराना ताल्लुक है तेरा। हाँ ताल्लुक है मेरा, तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से, अपना कमाती हूँ और खुद खाती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझसे बहुत जल्दी बेजार हो गया। अभी तो 2 महीने हुए शादी को। आने दो, मैं बात करती हूँ फहीम से। और हाँ, आइंदा अगर आप मुझे यहाँ नजर आई ना तो अपने पैरों पे नहीं जाएंगी, समझी? अरे वाह, तू तो काट खाने को दौड़ रही है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। चल मैं चली। आई बड़ी भलाई करने वाली। ये आपकी बड़ी बेटी है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। ये तो हमारी बहू हैं, अमेरिका से लौटी हैं, अभी उसकी बीवी है। माशाल्लाह ये भी शादीशुदा है। मेरा बेटा भी सरकारी मुलाजिम है, गवर्नमेंट की पक्की जॉब है। स्कूल के विजिट पे गया था, आपकी बेटी पसंद आ गई इन्हें। ये हमारी बेटी रिदा जो है, माशाल्लाह इतनी सुघड़ और फर्मा बरदार है। बहन यूं समझो कि अल्लाह मियाँ की गाय है ये, बिल्कुल बेज़रर। अरे चिड़िया की तरह मासूम है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शाहिद भाई बुरा मत मानिएगा, मैं तो यहाँ मजबूरी में आई हूँ। बहन की बेटी ब्याह के लाई थी, तलाक दे दी इसने। अब आपकी बेटी पे दिल आ गया इनका। तलाक? मगर तलाक की वजह क्या बनी? अब नहीं एहसन भाई, वो अच्छी लड़की थी, बस हमारा जहन आपस में नहीं मिल रहा था। फ़कत मैट्रिक पास थी वो, लेकिन आपकी बहन बहुत खूबसूरत, बहुत समझदार और बहुत पढ़ी लिखी है। चले भाई, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लें। नाश्ता तो होता रहेगा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी को 2 जोड़ों में रुखसत कर दें। देखिए बहन, मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कुछ वक्त दरकार है। देखिए बेटी का मामला है, कुछ देखभाल तो करनी होगी ना। अंकल आप तसल्ली कर लें, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। तो ठीक है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। आराम से, कौन है? क्या लेने आओ यहाँ पे? आप ही कहें, आप ही को बुलाओ, बात करनी है मुझे। नहीं है, वो स्कूल गई है। क्या काम है, बोलो। आप ही को एक पैगाम दे देना मेरी तरफ से। लाखों का जेवर तो वो लेके उड़ गई हैं, लेकिन उस मकान पे कब्जा नहीं करने दूंगा मैं उन्हें। जितना हो सके ना सीधी तरीके से इसको बोलो, इस हक से दस्तबरदार हो जाए, वरना मैं। वरना क्या? कत्ल कर दोगे? और तुझ में तवक्को भी क्या की जा सकती है? तुझ जैसे बेगैरत भाई आज तक मैंने नहीं देखे। अरे तुम और तुम्हारा बाप जेस तक तो दिया नहीं उसको। बात करते हो हिस्से की? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे गाली देगा तू? मेरे घर पे खड़ा होके मेरा ही गिरबान पकड़ता है। अब तू देख मैं तेरे साथ करता क्या। तू जिस घर की बात कर रहा है ना, उस घर से तुझे और तेरे बाप को निकलवा के ही दम लूंगा मैं। अब तू देख, निकल जा, दफा जा यहाँ से। बात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि 4 बंदे मुझे बुलाने पड़े तुझे साथ ले जाने के लिए। निकल। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। लाखों का जेवर, तो बात जेवर की है। और ये चक्कर क्या है?
मकतूला दुआ को 1 नवंबर की दोपहर स्कूल के बाद गोली मार के कत्ल कर दिया। ना तो किसी ने मुलजिम का चेहरा देखा और ना ही कोई बाइक की नंबर प्लेट नहीं पहुंची। चाय वक़्क़ों में पहुंचने के बाद पुलिस ने सबसे पहले रब्ता मकतूला के शौहर से किया था। वो शहर से बाहर गया हुआ था, तो फिर उसके बाद उसके घर वालों से रब्ता किया। मुकदमा जो है वो मकतूला के वालिद शाहिद अहमद की मुदियत पर दर्ज किया गया है। पहले तो हम भी यही समझे कोई अंधे कत्ल की वारदात है, लेकिन जब तफ्तीश की तो इंकशाफ हुआ कि मकतूला को किसी और ने नहीं मारा, क्योंकि अपने शौहर फ़हीम ने कत्ल किया। लेकिन अभी तो आप बता रहे थे कि जब पुलिस ने मकतूला के शौहर फ़हीम से रब्ता किया था तो वो तो शहर से बाहर था। मैडम जी हाँ, 3:30 बजे तो उसका शौहर शहर से बाहर ही था, लेकिन जब 2:30 बजे ये वारदात हुई थी तो उस वक्त उसके शौहर का सेलफोन एक्टिव था जाए वारदात पर। मैडम फ़हीम पर शक की और भी वजूहत है। फ़हीम और दुआ का चंद माह पहले निकाह हो गया। फ़हीम की वालिदा की बीमारी के बावजूद दुआ के घर वाले रुखसती के लिए राजी नहीं हो रहे थे। फिर आखिरकार दुआ ने तंग आकर 26 जुलाई को खामोशी से घर छोड़ा। मकतूला के वालिद ने अगर मकतूला के शौहर पर शक का इजहार किया है तो इसकी क्या वजह है? मियाँ बीवी में किस बात पर झगड़ा था? शादी के कुछ हफ्ते बाद ही फ़हीम और दुआ के दरमियान जहेज पर झगड़े शुरू हो गए थे, क्योंकि वो जहेज लेकर आई नहीं थी। फ़हीम जो वो मैसेजेस करता था और धमकियाँ देता था अपने ससुराल वालों को, तो उन्होंने उसका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसने तैश में आकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। देखिए, अगर फ़हीम ने गुस्से और तैश में आके ये वारदात की होती तो वो तो घर में भी अपनी बीवी का कत्ल कर सकता था। ये वारदात तो बाकायदा प्लानिंग के तहत की गई है। साफ नज़र आ रहा है कि दुआ की टाइमिंग्स पता थे, किस वक्त वो स्कूल से निकलती है। कोई घात लगाए उसके इंतज़ार में बैठा था। जो ही वो स्कूल के गेट से निकली है उसको शूट करके मार दिया गया। कोई मुलजिम की शनाख्त तक नहीं कर सका। बड़ी चालाकी से ये वारदात की गई। दूसरा, मैं रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि मकतूला के वालिद ने कहा था कि दुआ जब घर छोड़ कर गई थी तो अपने साथ लाखों रुपए का कीमती जेवर भी लेकर गई थी। वो बरामद हुआ मुलजिम से? नहीं मैडम, हमने फ़हीम के घर की तलाशी तो ली है, कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। मुझे जो शक लगता है या तो उसने बेच दिया है या उसने वो कहीं और छुपा दिया। देखिए, इस कत्ल की वारदात का मोहरिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्योंकि मकतूला के वालिद ने वो जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। बहुत अफसोस हुआ आपकी जवान बेटी का सुन के। अल्लाह आपको सब्र अता करे, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। कैसे जी रहे हैं आप? समझ सकती हूँ, पल पल मरते होंगे। बस बहन, अल्लाह को जो मंजूर। ठीक कहा आपने। अगर आप कहें तो हम सादगी से अपनी बहू को रुखसत करके अपने घर ले जाते हैं, लेकिन मैंने तो आपसे पहले भी कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी सास तुम्हारी रुखसती की बात करने आई है। क्या उनको नहीं पता भाभी कि अभी तो आप ही का 40वां भी नहीं हुआ? मैं इतनी जल्दी नहीं रुखसती लूंगी। क्या रिदा, जिसकी वजह से खानदान की इतनी बदनामी हुई है, उसकी वजह से तुम अपनी दहलीज पर आई हुई खुशियों को ठुकरा रही हो, बेवकूफ़ी कर रही हो। और वैसे भी मैंने एहसन से कह दिया है कि दुआ की किए की सज़ा रिदा को ना मिले। और अगर दुआ जेवर लेकर फरार हो गई थी तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? और वैसे भी अब भाइयों की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हें जेवर बना कर दे। मुझे ये जेवर वेवर कुछ नहीं चाहिए। देखिए ना, आप ही क्या लेके गई अपने साथ? कुछ नहीं। और ऐसे जेवर का क्या फ़ायदा जिसके लिए लॉकर दरकार हो? मैं तो वैसे भी ड्राइविंग सीख रही हूँ। ड्राइविंग सीख रही हो? तो गाड़ी कहाँ से आएगी तुम्हारे पास? गाड़ी भी आ ही जाएगी, पहले ड्राइविंग तो सीख लूँ। देखिए बहन, सादगी और खामोशी से शादी का उम्मीदा तो हम पहले ही भुगत चुके हैं। रिदा आपकी बहू है, जरा इस सदमे से निकल जाए तो शादी की तैयारी में वक्त लगेगा। हमारी दुआ का 40वां हो जाए, फिर देखते हैं। ठीक है अंकल, जैसे आप मुनासिब समझो। देखिए, जवान बेटी इतने दिन दिल्ली से बैठी रहे अच्छा नहीं होता। जितनी जल्दी हो सके इस फर्ज से अदा हो। जी जी, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। अब चलें, दुआ आपी के लिए दुआ कर लेते हैं। देखिए, मुलजिम का रिमांड तो मिल गया था, लेकिन अगली हेयरिंग पर उसके खिलाफ हमारे पास ना तो कोई चश्मदीद गवाह है, ना ही मुलजिम से आला कत्ल बरामद हुआ।
अभी तक जो मुलजिम से तफ्तीश की गई है उसमें क्या कोई नई बात पता चली है? मैडम नई बात तो यही पता चली है, जो दुआ के घर वालों को मैसेजेस जाते थे वो फ़हीम के मोबाइल से किए हैं और ये बात रिकॉर्ड से साबित भी हो गई है। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक फ़हीम इस बात से इनकारी है कि उसने ये मैसेजेस नहीं किए। अजीब सी बात है, जब फ़ोन रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक हो सकती है कि वो धमकी आमेज़ मैसेजेस उसने भेजे तो फिर क्यों इनकार है? बहरहाल वो जो जाए वारदात के पास से कोई CCTV फुटेज मिली थी उसका क्या हुआ? जी मैडम, फुटेज तो मैंने हासिल कर ली है, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा। बहरहाल आप मुझसे शेयर कीजिएगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मकतूला की प्रॉपर्टी इस वारदात का मुहरिक हो सकती है। अब मकतूला के मरने से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज बनते हैं उस प्रॉपर्टी के, वो तो उसके भाई हैं। फ़हीम को तो बहुत कम परसेंटेज मिलेगी इस जायदाद से, तो ज़्यादा फ़ायदा तो मकतूला की अपनी फैमिली को होता है उसकी मौत से। तो इन तमाम फैमिली मेम्बर्स को भी शक की नज़र से देखें, इन्हें तफ्तीश का हिस्सा बनाइए और इन तमाम लोगों के आप सेलफ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए, सेलफ़ोन लोकेशंस निकलवाइए, देखिए इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स क्या हैं और इनमें से किसी के नाम पर कोई बैंक लॉकर है कि नहीं, क्योंकि अभी तक वो 90 लाख की ज्वेलरी का मुअम्मा भी हल नहीं हुआ कि वो ज्वेलरी आखिर कहाँ गई। मैडम मकतूला के 2 भाई हैं, एक एहसन है जो इस्लामाबाद में रहता है और एक उसामा है जो लाहौर में है, लेकिन वो आजकल कराची में है और वारदात वाले दिन भी वो कराची में ही था। अब आपने कहा है तो हम उसको नजर रखेंगे। अब्बू, फिर क्या सोचा आपने इस मकान के बारे में? अरे बेटा, मैंने वकील से बात की है, मगर वो कहता है जब तक अदालत में केस चल रहा है मकान का बिकना नामुमकिन है। बेटा हमें इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। अब्बू मेरे कान पक गए अल्फाज सुन सुन के। ना आप दुआपी की बात मानते और ना हमें ये मनोज दिन देखना पड़ता। उसामा, क्या हो क्या गया है तुम्हें? किस तरह बात कर रहे हो तुम अब्बू से? भाई आप ना खामोश रहें तो ज्यादा बेहतर है। खुद तो सेटल हो गए, घर बना लिया, मेरा हिस्सा कहाँ है? मैं कहाँ हूँ इस घर में? तो तुम ऐसा करो ना, मेरा हिस्सा रख लो, मैं रुखसती से पहले अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगी। नहीं रिदा, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुमने पहले ही बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अब्बू के लिए, इस घर के लिए। और हाँ उसामा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारी खातिर मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा, मेरा हिस्सा ले लेना। कौन सा हिस्सा भाईजान? मेरा और आपका इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। किस खुशफहमी में भाईजान आप? आधा घर रिदा के नाम है और आधा दुआ आपी के। मेरा हिस्सा भी तुम रख लो, मेरे लिए भाइयों की खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन दुआ तो अब नहीं रही, तो उसका हिस्सा भी तुम्हें ही मिलेगा। और तुम्हें रिदा की शादी के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शादी के तमाम इंतज़ामात और अखराजात हम उठाएंगे। और वैसे भी मैंने अपनी छोटी बहन को गाड़ी देने का भी तो वादा किया था, क्यों है एहसन? बिल्कुल। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। मैडम ये फुटेज आपको मैंने ईमेल कर दी, देखें। मैंने इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा के भी चेक की, लेकिन कातिल का चेहरा फिर भी वाज़ेह नहीं। कातिल का चेहरा तो वाज़ेह नहीं होता, लेकिन कातिल के बारे में एक बहुत अहम क्लू मिलता है इससे। कोई भाई अपनी बहन को कैसे कत्ल कर सकते हैं? आप लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपनी बहन को कत्ल? गैरत के नाम पे ऐसे वाक़यात रोज होते रहते हैं। उसने तेरी अना को ठेस पहुंचाई थी ना, और तूने इंतकाम लेने का सोच लिया, इसलिए तो ऑफिस से छुट्टियां लेके कराची में डेरे डाल लिए ताकि उसको उसके अंजाम तक पहुंचा सके। सर, इसके पास एक मुहर्रक और था, वो मकान। बड़ी बहन को तो इसने कत्ल कर दिया और छोटी बहन पर दबाव डालकर फिर ये मकान अपने नाम कर लेगा। जिस वक्त ये वारदात हुई थी तू कहाँ पे था उस वक्त? मैं अपने घर में था। आप चाहे तो मेरे वालिद साहब से पूछ लें, उसने मेरी अना को कोई ठेस नहीं पहुंचाई और ना ही मुझे उस मकान में कोई दिलचस्पी है। नहीं मारा। सच बता। वालिद, जो शख्स
जुर्म में साथ शरीक होना, उसकी गवाही नहीं ली जाती, समझा तू? कातिल लेफ्ट हैंडेड है। ये देखो, इसने पिस्टल भी लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई है, और ये शूट करने के बाद जब पिस्टल अपनी जैकेट में डालता है तो वो भी इसने अपने लेफ्ट हैंड से अपनी जैकेट में डाली है। और मकतूला का शौहर फहीम तो राइट हैंडेड है। आयो साहब की कॉल। हेलो जी, आयो साहब। अच्छा, मैं बात कर रहा था। पुलिस ने उसामा को हिरासत में ले लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, आप फिलहाल तो उसामा को जाने दें, उसका बयान रिकॉर्ड कर लें और उसके सिग्नेचर्स ले लीजिएगा, और ख़ास तौर पे नोट कीजिएगा कि वो सिग्नेचर करते वक्त अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता है या राइट हैंड का। मैं बाद में बताऊँगी। थैंक यू। नहीं मैडम, हमें एक ऐसे शख्स की तलाश है जो लेफ्ट हैंडेड है और दुआ की रैकी करता रहा है और उसकी नकलो हरकत से वाकिफ, और ये तमाम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दुआ के स्कूल से ही मिल सकती है। साहब, दुआ मैडम ज़बान की बहुत सख्त थी लेकिन दिल की बहुत नरम थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि दुआ मैडम अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन हिम्मत से काम लें। अच्छा, क्या कत्ल से चंद रोज़ पहले आपने कोई अजीब बात नोट की थी? मतलब उनके रवैये में कोई तब्दीली महसूस की हो आपने? जी साहब, घर छोड़ने के बाद वो अक्सर परेशान रहती थी, बैठे बैठे गुम हो जाती थी, कभी कभी तो बहुत गुस्से में आ जाती थी, और अपनी बहन से मिलने के बाद उनका 1-2 दिन मूड बहुत ख़राब रहता था। उनकी बहन रिदा जी, क्या वो उनसे मिलने आया करती थी? जी साहब, वो हफ्ते में 1 चक्कर ज़रूर लगाती थी और आने से पहले फ़ोन भी करती थी। फ़ोन? क्या रिदा वाकई आने से पहले फ़ोन किया करती थी? जी साहब, वो अक्सर ऑफिस के नंबर पे ही फ़ोन करती थी। मेरी तो यही दुआ थी कि ये दोनों बहनें आपस में मिल जाएं, लेकिन साहब कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ शहरियार, क्या पता चला बैंक अकाउंट्स के बारे में? अच्छा, तो बैंक लॉकर इसने खुलवाया था, और कब की है आखिरी एंट्री बैंक लॉकर की? 27 जुलाई, यानी दुआ के घर छोड़ने के 1 दिन बाद। इंटरेस्टिंग। शहरियार, कहीं वो तमाम जेवरात उस बैंक लॉकर में ही तो नहीं है अभी तक? हाँ मालूम करो, और एक और बात आयो साहब को बताओ कि ये फ़ोन रिकॉर्ड्स भी अब देखें, ये फ़ोन रिकॉर्ड्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि यही मुजरिम है। रेड का इंतज़ाम करवाओ। हाँ तुम साथ जाना। ठीक है। वाह, बेटी हमारी मरी, नुकसान भी हमारा हुआ, और आप हमें ही मुजरिम बना रहे। अरे दिमाग ठीक है आपका? एक मासूम बच्ची इतना बड़ा जुर्म कर सकती है? आपको नहीं पता कितनी मोहब्बत करती थी अपनी बहन से। शाह साहब, ये मासूमियत सिर्फ एक दिखावा था, ये मोहब्बत सिर्फ ढाल थी, और इसी ढाल की वजह से इस केस की इतनी बड़ी बेनिफिशरी होने के बावजूद भी किसी का शक इस पे नहीं गया। मगर दुआ से मुलाकातें और इसके नाम पर लॉकर की मौजूदगी ने यह हकीकत भी बेनकाब कर दी। इसके लॉकर में 80 से 90 लाख रुपए के जेवरात मौजूद हैं, जिसकी चोरी का इल्ज़ाम दुआ पर था। नहीं अब्बू, झूठे ये इल्ज़ाम है मुझ पे। झूठ आप बोल रही हैं मोहतरमा, लेकिन अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस शख्स ने आपके कहने पर ट्रिगर दबाया था ना, वो अब तक पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका होगा। कौन है वो शख्स? वो शख्स है रिदा का मंगेतर हमजा। वारदात वाले रोज़ से हमजा के टेलीफोनिक राब्ते और जाए वक़ुआ पर उसके सेलफोन की मौजूदगी और उसके लेफ्ट हैंडेड होने की तस्दीक के बाद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। हाँ, मैंने ही मारा था उसे, और ये सब प्लान रिदा का था।
उसी ने मुझे बताया था कि दुआ कितने बजे स्कूल से बाहर निकलती है। हमजा, मगर ये दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। अभी 1 महीना पहले ही तो मंगनी हुई है। ये भी आपकी गलतफहमी है। ये दोनों एक दूसरे से 1.5 साल से राब्ते में, घंटों घंटों इनकी रात भर फ़ोन पे बातचीत होती रही और हमजा की तलाक की वजह भी यही बनी। और ये कत्ल का मंसूबा भी इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही बना दिया। अच्छा, जब भी रात होते तुम अपने कमरे में चली जाती थी? बहुत लंबा प्लान था उसका और उसी के उकसाने पर दुआ ने मकान अपने नाम पर करने का मुतालबा किया। उसी के भड़काने पर दुआ ने घर छोड़ा और जेवर भी वो सब रिदा ने चुराए। और फ़हीम के वो किए हुए SMS सब रिदा की चाल थी सर। रिदा ने दुआ को सबसे अलग थलग कर दिया था, मगर खुद उससे राब्ते में रही, उसको गुमराह करती रही और उसके कत्ल का मंसूबा बनाती रही। क्यों रिदा, ठीक कह रहा हूँ मैं? अब आप सच सच बताएंगी या आपको भी हमजा की तरह हवालात में लेके चले? ये सच है। घर अपने नाम करवाने के लिए आप ही को उकसाना, घर से भगाना, हर लड़ाई के पीछे मैं ही थी। और फिर आप ही को रास्ते से हटाने के लिए, पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ अपने नाम कराने के लिए मैंने एक मंसूबा बनाया और आप ही से रोज मिलने जाने लगी। आप ही बेचारी तो वो ही कहती थी जो मैं उनको कहने के लिए कहती थी, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं कैसे करती ये सब। शुक्र है यहाँ आ गए। स्टाफ रूम में तो बहुत टीचर्स थी, वहाँ हम कैसे अपने घर के मसलों पे बात करते। सही बात है। तुम कैसी हो? कैसी होंगी आपके बगैर? आपके बगैर तो बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ मैं आप ही। मुझे तो समझ नहीं आता कि भाइयों को और अब्बू को हुआ क्या है। जब भी आपका जिक्र करो काट खाने को दौड़ते हैं। उस घर में तो मेरी आवाज़ आप ही थी। मुझे जो कुछ भी कहना होता था आपके ज़रिए कह देती थी। अब तो लगता है किसी ने मेरे मुंह से ज़बान ही छीन ली है। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब मेरा उस घर के बासियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों नहीं है? अरे क्यों ताल्लुक़ नहीं है? आप ये मत भूलें, वो घर हम दोनों बहनों के नाम पे, और ये हक कोई भी नहीं छीन सकता हम दोनों से। और आपके जहेज का सामान वो वैसे का वैसे वहीं पड़ा है। और जो मैंने जेवर अपने पैसों का बनाया था वो भी उसी घर में रह गया है। इसीलिए तो कह रही हूँ आप भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप कुछ नहीं करेंगी तो सोचें मेरा क्या होगा। ये तो मेरी शादी के टाइम पे भी मेरा जहेज खा जाएंगे और मुझे इसी तरह घर से निकाल देंगे। लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ अब? आप फ़हीम भाई से कहें ना, वो कुछ करेंगे इस मामले में। फ़हीम ने तो मुझे साफ मना कर दिया। वो कहते हैं कि माजी को भूल जाओ, उस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे कैसे भूल जाओ? हमारा घर है वो, आपका सामान है वहाँ। ऐसा क्यों नहीं करती? आप फ़हीम भाई के नंबर से फ़हीम भाई बन के मैसेजेस करें भाइयों को। अरे वो लोग डरपोक हैं, डर जाएंगे, बहुत बुज़दिल हैं, हथियार डाल देंगे और उसके बाद वो मैसेजेस डिलीट कर देगा ताकि फ़हीम भाई को ना पता चले। देखिए आप ही, मैं चाहती हूँ ये हमारे घर की वजह से ना फ़हीम भाई और आपकी ज़िंदगी पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। नहीं, आप मुझे कॉल नहीं करिएगा, मैं खुद लैंडलाइन नंबर पे ये स्कूल के कॉल करूँगी आपको, क्योंकि दोनों भाई बहुत नज़र रखते हैं मुझ पे और आपके नाम से तो जलते हैं बहुत। वो चाहते ही नहीं हम दोनों बहनों की बात हो। ठीक है। पहले मैंने फ़हीम भाई को मुजरिम बनाकर पेश किया और फिर आप सबके मोबाइल से आप ही का और फ़हीम भाई का नंबर ब्लॉक कर दिया ताकि कोई किसी से राब्ते में ना रहे, और आप ही को कत्ल करवाने के लिए हमजा को भेज दिया। तो इस वजह से तुमने गाड़ी की डिमांड की, क्योंकि जेवरात की ज़रूरत अब तुम्हें थी नहीं। तुम्हारी वजह से उस मासूम से हम नफरत करने लगे थे और तुम इतनी सफाक हो के उसको कत्ल करा दिया। अब्बू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। गिरफ्तार कर ले। मैं सब कुछ आप लोगों को वापस दे दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे भाभी, प्लीज भाभी। पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस, गवाहान के बयानात और मुल्ज़िमान के इतराफ़ी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मक़तूला दुआ फ़हीम को
उसकी छोटी बहन मुल्जिमा रिदा शाहिद ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने मंगेतर हमजा से कत्ल करवाया। कत्ल की इस वारदात की मास्टरमाइंड रिदा शाहिद है और हमजा उसका आलाकार बना था। लिहाजा यह अदालत दोनों मुल्जिमान रिदा शाहिद और हमजा को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302/34 के तहत उम्र कैद और मुबलिग 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है, जबकि मकतूला के शौहर मुल्जिम फ़हीम को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।